Hello student, today I am going to start the new topic of friction. It is a most important topic. Friction क्या है? ये टाइप की फोर्स ही है. एक्चुअली पहले फ्रिक्शन को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है. एक्चुअली फ्रिक्शन आपने देखा होगा, जब किसी भी सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आप मूव कराते हैं तो उसके मोशन का अपोज होता है. हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्मूथली ऐसे मूव कर जाएगा. फ्रिक्शन की वजह से इसका मोशन स्टॉप हो जाएगा. एक्चुअली फ्रिक्शन के बगैर हमारी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं है. जैसे आप मॉर्निंग में चाय का कप उठाते हैं तो कप की जो हैंडल है और आपके हाथ के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं है, अपोजिंग फोर्स में आपने ऊपर को उठाया, अपोजिट फोर्स नहीं लगा तो आप नहीं उठा पाएंगे, स्लिप हो जाएगा. आप किसी डस्टर को उठा रहे हैं, डस्टर के यहाँ पर ऑयल लगा दें और ये फ्रिक्शन खत्म कर दें तो आप इसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, नीचे गिर जाएगा. तो इसको होल्ड करने के लिए आपका थंब और इसके सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होनी चाहिए. जो हमारे हाथ के ये पॉइंट्स हैं इससे फंस जाते हैं, इंटरलॉकिंग होगी तो ये पकड़ पाएंगे, इसको आप होल्ड कर पाएंगे. किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए आप इसको आप चौक को होल्ड कर रहे हैं तो चौक के जो पार्टिकल हैं वो हमारी फिंगर के जो पॉइंट्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, उनके साथ ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाती है, मूव नहीं करेगी. ये फ्रिक्शन है. किसी भी चीज़ को पकड़ना है, आपको मोबाइल को टच करना है, अगर इस पर मैं ऑयल लगा तो एकदम स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा, बट फ्रिक्शन की वजह से मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ. आप ये मानिए किसी पर सीट पर बैठ रहे हैं, कहीं खड़े हो रहे हैं, ग्राउंड पे चल रहे हैं. अगर ग्राउंड पे चल रहे हैं ये स्लिपरी बना दे, हम मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पैर और जो मतलब ग्राउंड के बीच में एक फोर्स है, एक फ्रिक्शन है जो मोशन का अपोज करेगी. उसकी वजह से हम यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं और चल सकते हैं. ये आखिरकार ये फ्रिक्शन है. एक फ्रिक्शन तो आप पढ़ेंगे जो मतलब आउटर आप रीजन में देखते हैं, हमारे रोड पे देखते हैं, बुक के पेज पर देखते हैं. जैसे मैं बोर्ड पे यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो अगर बोर्ड और डस्टर के इसके जो चौक है इसके पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ तो पार्टिकल से नहीं चिपकेंगे. फ्रिक्शन है तभी आप यहाँ पर वर्ड लिख पाएंगे, और फ्रिक्शन नहीं तो चौक ऐसे स्लिप कर जाएगी. किसी पेपर पे लिखते हैं वहाँ फ्रिक्शन होता है. सो फ्रिक्शन आप ये मान लीजिए इतना नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका. तो फ्रिक्शन हम समझते हैं. एक फ्रिक्शन होता है इंटरनल फ्रिक्शन, जो लिक्विड की लेयर के बीच में होता है, उसमें विस्कोसिटी कहता है, विस्कस फोर्स कहते हैं. उसको हम पढ़ेंगे आगे जाके विस्कोसिटी क्या है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. अभी फिलहाल हम फ्रिक्शन की बात करते हैं. सो फ्रिक्शन एक आप ऐसे बोल सकते हैं सर, जब वन बॉडी मूव टू और द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी एक सरफेस पर मूव करती है, सो एक अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो हमेशा उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी. रिलेटिव मोशन जो प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगी. ये फ्रिक्शन होता है. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा आपको. देखिए ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, mg. न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको. इस पर एक अपोजिट फोर्स लगेगी जो रिएक्शन कहते हैं. ये रिएक्शन अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, बैलेंस फोर्स पढ़ा हुआ 9th में, याद आ रहा होगा आपको. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये देखिए स्ट्रेट हमेशा टेंजेंशियली लगती है पीछे को, जो बिल्कुल ग्राउंड से टच होगी सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में टेंजेंशियली पीछे को लगेगी. तो ये है फ्रिक्शन फोर्स जो हमेशा जैसे आप इसको आगे खींचेंगे तो इसके मोशन का अपोज करेगा. अगर फ्रिक्शन ये ज़्यादा है, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत थोड़ा फोर्स लगाया, मतलब बड़ी सी गाड़ी के लिए, तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी. ठीक है, तो इस कंडीशन में फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जब ये अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा है और इसमें मोशन नहीं आ रहा है, रेस्ट पोजिशन नहीं है. इसको हम एक नाम दे देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या नाम देंगे इसका? स्टैटिक फ्रिक्शन. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, आप फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते लास्ट लिमिट आ गई कि ये जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट स्टार्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, सो दैट विल बी, वो कहलाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन. कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद जब मोशन में आ जाएगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो अप्लाइड फोर्स है उस वाले पॉइंट पर, सेकंड वाले अप्लाइड फोर्स होगी बिल्कुल एफएस मैक्सिमम, जस्ट इक्वल से ही हो गई. ये बस स्टार्ट होने वाला है, एट इंस्टेंट इतनी फोर्स लगा दिया. नेक्स्ट वन, थर्ड, अगर ये अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो इसमें मोशन आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन तो तब भी लगता रहेगा
तो वो कहलाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पर आपको तीन कंसेप्ट समझ में आए। सर फ्रिक्शन तीन टाइप हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका एक टेबल भी बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ, एक टेबल बना लेते हैं। इसका ग्राफ है जो आपको मेंटेन करना है। इधर आपने लिया अप्लाइड फोर्स और इधर फ्रिक्शन। देखिए कंसेप्ट, सपोज स्टार्टिंग में आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। तो सिंपल से एग्जांपल देखिए, जैसे कोई मैं कैसे समझाऊं आपको, तो यहाँ पर अपोज होगा 1 न्यूटन फोर्स का, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, इसको फ्रिक्शन को आप सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर ये 1 न्यूटन आपने लगाया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका आपका फोर्स करेगा, ये 1 न्यूटन लगा देगा। फिर आपने 2 लगा दिया, 2 न्यूटन लगाया, सेल्फ एडजस्ट करके ये भी 2 कर देगा, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। अब जैसे आपने 3 न्यूटन लगाया, इसमें 3 कर दिया, अब बिल्कुल लास्ट लिमिट आ गई। बस ये स्टार्ट, जैसे आपने 3.1 किया, एकदम से स्टार्ट होने वाला है। जैसे आपने 3.1 न्यूटन लगाया और ये भी मतलब एकदम से स्टार्ट हो गया, लास्ट लिमिट आ गया। इसके बाद आपने 4 लगाया, इसका कहीं रहेगा, 5 लगाया और ये 3.1 ही रहता रहेगा, 6 लगाया 3.1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन, इसमें बिल्कुल मोशन नहीं आया, अपोज कर रहा था, सेल्फ एडजस्टिंग। और जैसे मैं किसी बच्चे को खींच रहा हूँ पकड़ के, मैंने उसको हाथ पकड़ के खींचा तो उसने मेरा पोज किया, उसने उल्टी फोर्स लगा ली। मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसने भी पोज कर दिया। मैंने थोड़ा और खींचा उसको, उसने सर नहीं सर प्लीज मत मारना, उसने और अपोजिशन किया, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जब मैंने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दी कि वो पोज नहीं कर पा रहा, वो जो स्टार्ट इधर को आने वाला है, तो उस कंडीशन में ये लिमिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है, तो ये कहलाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर देखिए जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट मूव, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और देखिए ये वाला यहाँ पर वो मोशन में है, ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल ही रहेगा, ये कहलाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पर मेंटेन करूं, ग्राफ बनाऊं इन सब चीजों का, देखिए इधर लिखिएगा अप्लाइड फोर्स और इधर लिखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ऐसे ग्राफ, उसके बाद जस्ट स्टार्ट, ये लिमिटिंग आ गई लास्ट का, और उसके बाद ये देखिए कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये कौन सा है? स्टैटिक, और ये कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग होगा। गॉट इट? तो यहाँ पर फ्रिक्शन काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका। तो इसका ग्राफ बनाइएगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ कुछ लॉज, बाकी बहुत सारी बातें हैं डिटेल में बताने के लिए, तब आपको भी मिलेंगे तब वो ज़्यादा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैं सारा सिलेबस आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, फिर जो इंपॉर्टेंट लेसन सभी नहीं, जो नॉर्मल है उनको छोड़ देंगे, लेकिन जो आगे कंपटीशन लेवल के हैं, जो क्लास 11 में बहुत ज़्यादा वैल्यूज रखते हैं, उनको मैं दोबारा से फिर आपको कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बिल्कुल टेंशन ना लें। बस फिलहाल जो चीज़ कराई जाए उसको याद करते रहिए, नोट करते रहिए, और कोई भी ऐसी दिक्कत हो, कोई चीज़ आपको डिस्कस करनी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टाइम। 5:30 के बाद इवनिंग में जब भी आपको टाइम लगे, सबसे पूछना है, डिस्कस करना है, इसलिए कैसे होगा, इवनिंग में हमेशा 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में, इवनिंग में किसी भी दिन, संडे को छोड़ के आप फोन कर सकते हैं, राइट? अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आप हेजिटेशन करेंगे कि प्रॉब्लम तो आपको ही आएगी,
तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक करिए, अभी मैं इसका आगे चल रहा हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो इसका एक और कुछ एग्जाम्पल है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें अगर मोशन आ गया तो डेफिनेटली जो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफएस मैक्सिमम वो जस्ट लिमिट पे आ गया और उसमें जस्ट मोशन स्टार्ट हो गया। तो हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मोशन इसमें लग पा बस सही। और ये रिएक्शन हो गया। तो हमेशा यहाँ पर जो अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी हो गया। या फिर इसमें और जो बैलेंसिंग टू जस्ट इक्वल आ गया तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफएस मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल होगी, ठीक है। और हमेशा कांस्टेंट चेक करेंगे। अगर कोई ऐसे रिंग आ गया, रिंग आ गया इस टाइप से, ये वेट डाउनवर्ड और ये ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आप ध्यान से देखिए जो चक्का है ये वाला पॉइंट है इसकी, ये किधर को जा रहा है, मोशन किधर को आ रहा है, सर अंदर को है, ये पॉइंट अंदर को आ रहे हैं, हालांकि जा इधर को रहा है, तो ध्यान से देखिए। तो जब ये इसका रीजन अंदर को जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इसके अपोजिट होगा, इधर को। अब आपकी बुक में क्या किया उन्होंने ऐसे किया हुआ है, आप थोड़ा समझिए। देखिए जो व्हील ऐसे घूम रहा है और इसके सभी पॉइंट्स इधर को जा रहे हैं, तो अगर ये वाला पॉइंट इसके साथ इंटरलॉक है तो फोर्स किधर को लगेगी, अप्लाइड फोर्स इधर को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका अपोजिट लगेगा। याद रखिए हमेशा जो रिएक्शन है वो वेट को बैलेंस करेगा और जो अप्लाइड फोर्स है वो इसमें माइनस प्लस करके आ जाएगा, वो आप चेक करते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और है इसमें, अगर ये सपोज एक वॉल है और यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा, जैसे इस डस्टर को मैं होल्ड करूँ यहाँ पर ऐसे पकड़ा हुआ है, अगर फोर्स की डायरेक्शन किधर को, अंदर को है, और छोड़ दो तो नीचे को आएगा, तो उसकी टेंडेंसी नीचे को आने की है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को होगा। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स किधर को है, इस डायरेक्शन में, वेट किधर को है, नीचे को है, तो इसमें रिएक्शन किधर को होगा, रिएक्शन इधर को होगा अप्लाइड फोर्स की। सो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर फोर्स इधर को, रिएक्शन अपोजिट आ गया। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स रिएक्शन की इक्वल होगी और वेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल होगा। पॉइंट पे ध्यान दें, नीचे को आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, आप ऐसे लगा रहे हैं तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ये भी एक सिचुएशन है, न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ पर इसको और डिटेल में बताएंगे आपको। सो स्टूडेंट फाइनली हम यहाँ पर फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा, इनको वन बाय वन करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ द पॉलिश। हमेशा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कैसा सरफेस है, किस टाइप की बॉडी आप मूव करा रहे हैं। देखिए जैसे ये एक सरफेस है, ये थोड़ा स्मूथ है, यहाँ पर ये इजीली मूव कर रहा है, देखिए फोर्स, अभी मोशन नहीं आ रहा, फोर्स लगाया मोशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इसकी सरफेस और इसकी पॉलिशिंग पर भी डिपेंड करेगा कि कितना आपको फोर्स लगाना है। सेकेंड पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के साथ आपने ये बॉडी इसके ऊपर रखा हुआ है और उस पर इधर को मोशन लेके आए, तो हमेशा इनके ऐसे टेंजेंशियली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो या ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गया। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड फोर्थ पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे होगा, देखिए ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये चार कंपोनेंट पर फटाफट बनाने सीख लीजिएगा। एन जी, ये अप्लाइड फोर्स, ये रिएक्शन, मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पे बनाना फिलहाल है, यहीं पर ही
ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल एफएस मैक्सिमम। 4 फोर्स होगी, अगर रेस्ट में है तो बैलेंस्ड है और रेस्ट में नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। सो बच्चों ने कहा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफएस मैक्सिमम ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये वाली वैल्यू हमेशा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए आप कहते हैं कि सर ये तो फोर्स की कंपोनेंट क्या है, तो इस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, कोई कंपोनेंट क्या है। देखिए आर किस पर बैलेंस है, आर किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट पर। जितना वेट हो उतना रिएक्शन लगेगा, और जितना ज़्यादा मास है उतने ही इसके जो मॉलिक्यूल है वो इंटरलिंक होंगे, और जितना इंटरलिंक होगा वो आपस में फंस जाएंगे तो उनको ऐसे रिमूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उतना ही नीचे को दबा देगा इसको वेट। तो डेफिनेटली यहाँ पर एफएस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। सो यहाँ पर आगे इसको लिखेंगे एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसको हम म्यू एस लिखेंगे इनटू आर, म्यू एस। और इस म्यू एस का नाम होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ से इट इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस इज इक्वल टू एफएस मैक्सिमम अपॉन आर, या फिर एफएस मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हैं, वर्ड में लिख लो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यू कैन से दैट सर इट इज द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा आर इज इक्वल टू एम जी है, यहाँ पर एम जी आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी दिया हुआ, तो यहाँ पर आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा, जनरली आप इसको लिख सकते हैं म्यू को, जनरली म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ की वैल्यू जैसे हम अगर एम की फॉर्म में लें और आर की वैल्यू क्या लें, एम जी फॉर्म में लें, तो देखिए इसका फॉर्मूला कहीं कहीं पर यही चलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया फॉर्मूला मिल गया आपको। सपोज किसी बॉडी में एक एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो होता ही है फ्री फॉल में, दिया हुआ ना भी दिया हुआ, आपको पता लग गया कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, मान लिया कितना है 0.2। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहे हैं इसमें कितना एक्सप्रेशन आएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना, a इज इक्वल टू म्यू लगा देना, a इज इक्वल टू म्यू, इसलिए आप इसको कर पाएंगे, समझ के बेटा। तो ये हो जाएगा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 52 है, स्टेट द लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ बिल्कुल सेम एज दैट, सभी ऐसे नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, और वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होगी एरिया पे जो कांटेक्ट होगा सरफेस के साथ में। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, प्रोवाइड द वेलोसिटी ऑफ नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, and Fk also directly proportional to normal reaction, Fk is equal to mu k into R, and that mu k is equal to Fk upon R. So same condition. So coefficient of kinetic friction is less than to the static friction. So ये please याद रखें, kinetic mu k हमेशा mu s से कम होगा इसकी वैल्यू। देखो बच्चों को ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज जब कभी कंपटीशन देंगे आप 12th के बाद, फिर कहेंगे सर फ्रिक्शन दोबारा, तो इसको पूरा एनर्जी लगाइएगा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस लेके जा रहा हूँ जिससे आप इसको ध्यान से करें, समझें क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इसको यहीं तक कराऊंगा। आपको क्या करना है, एक तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन, और आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके पता कर लें। टाइम मैंने बता दिया आपको, वीडियो में है किस टाइम आपको कॉल करनी है। हेजिटेशन मत रखा करो, जब बातें करोगे प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। तो इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से, इसको पढ़ें, डेफिनेशन याद करें, इसके एग्जाम्पल करें, इसका ग्राफ बनाएं, उसके नोट्स यहाँ तक बना लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये भी चीज़ है। अच्छा बच्चों, अभी मेरे दिमाग में एक बात हो रही है, अगर कहीं पर इंक्लाइन प्लेन
दिया हुआ हुआ ऐसे इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इस केस में इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड है ऐसे, ये नॉर्मल रिलेशन। तो यहाँ पर नॉर्मल रिलेशन आर कभी भी एम जी के इक्वल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में देखिए ये मैथमेटिकली थीटा ही होगा, ये कंपोनेंट ब्रेक कर लिया आपने एम जी का, तो यहाँ पर आ गया एम जी कोस थीटा, और ये देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूसरा एम जी साइन थीटा। तो इस कंडीशन में आर जो है आपका वो हमेशा नॉर्मल रिलेशन एम जी कोस थीटा के इक्वल होगी। अगर इसमें एक्सप्रेशन ऊपर को आ रखा है और फोर्स ऐसे लगाई आपने, ऊपर को जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे होगी ऐसे, और अगर ये नीचे को स्लाइड हो रखा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। तो इस कंडीशन में आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा हो गया। रिजल्टेंट फोर्स आपसे पूछा जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम में वो किसके इक्वल होगा, आपने सर एम जी साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा एफ, और एफ इज इक्वल टू म्यू आर। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें, फिर मैं इसको बहुत अच्छी तरह बताऊंगा आपको कि कैसे होने वाला है, राइट।